सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के सबसे बड़े नायकों में से एक थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा में कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। प्रभावती देवी और जानकी नाथ बोस का कुल 14 संतानें थीं, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस दोनों की 9वीं संतान थे और बेटों में 5वें थे। सुभाष चंद्र बोस की प्रारंभिक पढ़ाई रेवेनशा कॉलेजिएट स्कूल में हुई। तत्पश्चात उनकी शिक्षा कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से हुई। बाद के दिनों में वे अपने पिता की चुनौती को स्वीकार करते हुए भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने इंग्लैंड चले गए। वहां पर उन्होंने कठिन परिश्रम किया और भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में 4थी रैंक हासिल की। भारतीय सिविल सेवा में 4थी रैंक पाने के बाद वे उच्च पदों पर स्थापित हुए और आगे चलकर एक ग्रेट पर्सनालिटी के रूप में भारतीय युवाओं के आइकन के रूप में उभर कर सामने आए। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने सुभाष चंद्र बोस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। सो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा। 1921 ईस्वी में बोस ने भारत में बढ़ती हुई राजनीतिक सक्रियता के समाचार को पाकर वे भारतीय सिविल सेवा से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और शीघ्र भारत लौट आए। और भारत लौटने के तुरंत बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से सहमत नहीं थे। महात्मा गांधी उदार दल का नेतृत्व करते थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस जोशीले दल का नेतृत्व करता माना जाता था। लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही था, भारत को आज़ादी दिलाना। इसलिए वे दोनों ने मिलकर एक साथ काम किया। गांधी जी की सर्वमान्यता को लेकर सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। बाद के दिनों में सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ती चली गई, जिसके कारण वे 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन और 1939 ईस्वी के त्रिपुरी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के उपरांत उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया, जो महात्मा गांधी की आर्थिक नीति से भिन्न था, जिसके कारण उन दोनों के बीच मतभेद गहराता चला गया, जिसके कारण बाद के दिनों में महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस का विरोध करने लगे। इस विरोध के कारण 1939 ईस्वी के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध महात्मा गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को अपना उम्मीदवार बनाया। फिर भी सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता के कारण पट्टाभी सीतारामैया की करारी हार हुई, जिसे महात्मा गांधी ने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा कि सीतारामैया की हार मेरी हार है, जिसके कारण महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद और गहराता चला गया। सुभाष चंद्र बोस इस परिस्थिति को भांपते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया और उन्होंने अपना रास्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग कर लिया और 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन की और उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया।
इस प्रकार से महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे चमकते सितारे को अंधकार में धकेलने का प्रयास किया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस एक विशाल प्रतिभा के धनी और साहसिक थे, जिसके कारण उन्होंने हार नहीं मानी और अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी सक्रियता और बढ़ा दी। सुभाष चंद्र बोस की बढ़ती हुई सक्रियता को देखकर अंग्रेजों ने उन्हें कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया, लेकिन वे अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस और की मदद से भाग निकले। वे अफ़गानिस्तान के रास्ते भागते हुए जर्मनी जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने हिटलर से मिला और उन्होंने उनसे मदद मांगी। हिटलर ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें मदद का आश्वासन दिया। हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहकर संबोधित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने 1937 ईस्वी में एक जर्मन महिला एमिली से शादी की। उनसे उन्हें अनीता नामक एक पुत्र हुई, जो वर्तमान में अपने परिवार सहित जर्मनी में रहती है। उन्होंने 1943 ईस्वी में जर्मनी छोड़ दिया। वहाँ से वे जापान पहुँचे। जापान से वे सिंगापुर पहुँचे। सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज की कमान को अपने हाथ में ले लिया। उस समय आज़ाद हिंद फौज का नेता रास बिहारी बोस थे। उन दिनों आज़ाद हिंद फौज के नेता रास बिहारी बोस थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया और महिलाओं के लिए आज़ाद हिंद फौज दस्ता में झांसी रेजिमेंट की स्थापना की, जिसका प्रमुख कैप्टन लक्ष्मी सहगल को बनाया। सुभाष चंद्र बोस ने सशक्त क्रांति के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। 21 अक्टूबर 1947 को आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। आज़ाद हिंद सरकार के झंडा पर दहाड़ते हुए शेर के निशान थे, जो शौर्य और ताकत का प्रतीक था। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद सरकार की सशस्त्र सेना के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जीतते हुए 4 जुलाई 1944 ईस्वी को बर्मा पहुँचे। यहीं पर अपना प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" का नारा दिया, जिससे सेनाओं के मन में और उबाल आ गया। अंग्रेजों से यहाँ पर भयानक खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें अंग्रेज आज़ाद हिंद सरकार की फौज को दमन करने में काफ़ी हद तक सफल रहा और आज़ाद हिंद फौज को उन्होंने दमन किया। आज़ाद हिंद सरकार की फौज को अंग्रेजों द्वारा दमन किए जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस नई रणनीति करने के लिए 18 अगस्त 1945 को हवाई मार्ग से टोक्यो जा रहे थे। ताइवान के निकट पहुंचने पर उनके विमान का दुर्घटनाग्रस्त होने का अनुमान लगाया जाता है, लेकिन इसका कोई भी प्रमाण किसी के पास नहीं है, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है। इस प्रकार स्वतंत्रता के नायक और भारत के महान क्रांतिकारी के जीवन का एक दुखद अंत हुआ। इनके मृत्यु के रहस्य का पता न लगा पाना हमारे सरकार का बहुत बड़ा असफलता रहा है एवं राजनीतिक कारण भी रहा है। फिर भी सुभाष चंद्र बोस का जीवन हम सभी भारतवासी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उनके विचार प्रत्येक भारतवासी को
आह्लादित कर देती है एवं ऊर्जा से भर देती है। प्रत्येक भारतवासी को सुभाष चंद्र बोस पर गर्व है। वह वास्तविक में एक भारत रत्न के लायक थे। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया। मुझ में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो पहले मुझ में नहीं था। यह उनका प्रसिद्ध कथन था क्योंकि उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था। उनका एक प्रसिद्ध नारा था, फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन, यानी आज़ादी कोई देता नहीं, इसे लेना पड़ता है। हाल ही में इंडिया गेट के सामने खाली पड़े छतरी के नीचे जहां पहले जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी थी, वहां पर वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाया है, जो हम सभी भारतवासी को एक महान स्वतंत्रता सेनानी को सम्मान देने पर बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है। वर्तमान भारत सरकार ने 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से पहले इस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तब से हर वर्ष 23 जनवरी को उनके जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। इंडिया गेट के सामने स्थित सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति हम सभी भारतवासी के लिए एक आकर्षण का केंद्र है एवं आज के समय में यह एक प्रमुख दर्शनीय स्थल बन चुका है, जो कि यह इस चित्र में भी प्रदर्शित हो रहा है।